आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो इसरो कभी बैलगाड़ी की सहायता से अपने सैटेलाइट और साइकिल से बांधकर अपने रॉकेट लॉन्चिंग पैड तक लेकर जाया करता था, जिसका शुरुआत में ऑफिस चर्च के अंदर बना और रिसर्च रूम वहां हुआ करता था जहां पहले भैंसों को बांधा जाता था, अर्थात तबेले के अंदर। फिर इसरो की इस तेज सक्सेस के पीछे क्या राज है, उनको जानेंगे मेरे साथ। तो मेहरबान इसरो की कामयाबी की स्टोरी को चलिए समझते हैं मेरे साथ। आप लोगों से अनुरोध है कि इस सफर को शुरू करने से पहले आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी को टाइट बांध लीजिए, क्योंकि क्या पता किसी इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ आप लोग भी लॉन्च हो जाएं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपको इसरो की स्थापना को बिल्कुल डिटेल से समझना तो पहले उन साइंटिस्ट के बारे में समझना होगा जिन्होंने भारत को आधुनिक विज्ञान से परिचित कराया। इनमें सबसे पहले नाम आता है शिशिर कुमार मित्रा, सीवी रमना, मेघानंद शाह, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई। चलिए इनकी मुख्य खोज को वन बाय वन समझते हैं। शिशिर कुमार मित्रा ने अपनी जो पढ़ाई की थी वो की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जो कि एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने आइनोस्फीयर को नजदीक से समझने में मदद की थी। अब के लिए आपको इतना ही समझना है कि आइनोस्फीयर हमारे अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है। हमारे जो पृथ्वी है उसकी डिफरेंट लेयर होती है वायुमंडल की। अगर आपको इसका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो इस पे आ जाएगी। इसके बाद आता है सीवी रमना, और ये भारत के जो साइंटिस्ट हैं अब तक के, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं सीवी रमना, जिन्होंने 1930 में एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। ये अपनी कैटेगरी का यानी फिजिक्स के अंदर इनको प्रथम थे ये एशिया के जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमना इफेक्ट्स के कारण जाना जाता है। एक तरह से वो कह लो 10th में जो लाइट वाला चैप्टर ना, वो इन्हीं की देन है। इन्होंने शिशिर कुमार मित्रा और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई को भी गाइडेंस दी थी। इसके बाद आते हैं मेघानंद शाह, जो कि एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। इन्होंने शाह आयोनाइजेशन इक्वेशन दी थी, जिसके कारण हम स्टार का एक्चुअल टेम्परेचर निकाल सकते थे। शाह इक्वेशन को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर टॉप के 10 इन्वेंशन के अंदर काउंट किया जाता है, जिसमें गैलीलियो के टेलीस्कोप के इन्वेंशन को टॉप का दर्जा हासिल है, जिसकी खोज 1608 में हुई थी। तो नेक्स्ट वन आते हैं होमी जहांगीर बाबा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसको अगर हम ये इसरो के कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होती और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की फुल हिस्ट्री होती तो सारा ही चैप्टर होमी जहांगीर बाबा पे पूरी वीडियो खत्म हो जाती। लेकिन अब ये स्पेस से रिलेटेड है तो इनके बारे में यही समझना पड़ेगा कि द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, क्योंकि इसरो भी पहले ही इन्हीं के अंडर आती थी। और इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में खोला था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसरो इसके अंदर आती थी, तो इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो वाला डिपार्टमेंट था ना, उसके जो इंचार्ज थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। पहले कोई स्पेस का अलग डिपार्टमेंट नहीं होता था, इसरो को इसी के अंडर कर दिया गया था। तो अब आप लोग समझे ना कि मैं इसरो को इसके अंडर क्यों कह रहा था, इन्हीं के अंडर है, तो ये इसका कारण था उनके अंडर आने का। अब हमारे इस सेगमेंट के अंदर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं इस वीडियो के लिए, विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है, जिन्हें पिताजी कहा जाता है। अब आप समझ लो जिसको फादर ही कहा जाने लगा, यानी कि उन्होंने इस जो डिपार्टमेंट है इनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना जानना इनके लिए काफी है, क्योंकि इनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि जो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी एट अहमदाबाद है 1947 में इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। अब समय आता है 1947 का, जहां भारत गुलामी की जंजीर तोड़कर आजाद हुआ ही था। वहीं पृथ्वी के दूर कहीं किनारे पर दो सुपर पावर अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर यानी उसको श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में एक रेस दौड़ रहे थे, यूएसएसआर और यूएसए। हालांकि विश्व युद्ध में दोनों एक ही खेमे में युद्ध लड़ रहे थे, पर विचारधाराओं से ये दो देश एक नहीं थे। अब ये देश स्पेस को लेकर एक प्रतिस्पर्धा करने में लग गए, जिसमें प्रथम विक्ट्री सोवियत स्पेस प्रोग्राम रोसकोसमोस को 4 अक्टूबर 1957 को लगी, जब उसने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च किया। और ये जो प्रतिस्पर्धा वो एक तरह से मानव जाति के लिए ही बेनिफिट हुई है, क्योंकि अगर ये रेस ना होती तो जो स्पेस प्रोग्राम था वो काफी धीमा होता। और अब रेस थी तो वो भी अमेरिका भी जल्दी जल्दी करने में लग गया था कि हमें भी अपने प्रोग्राम लॉन्च करने हैं, और इसीलिए रशिया भी एक तरह से उसकी स्पीड को कैचअप करने की ट्राई करने लगा। फिर स्पुतनिक 2 को लाइका नाम की जो फीमेल डॉग है 3 नवंबर 1947 को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में भेजा गया
रशिया के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे रशिया नहीं था, आपको ये बात बता दें, उस टाइम पे यूएसएसआर था। हालांकि डॉग की मौत ओवर हीटिंग के कारण उसी दिन हो गई थी, लेकिन फिर भी एक तरह से ये अपनी तरह का पहला मिशन था। फिर 1961 में यूरी गागारिन को स्पेस में भेजा गया। हालांकि ये भी अपनी तरह का पहला मिशन था, क्योंकि पहले एक एनिमल को भेजा गया था जो कि डॉग था, फीमेल थी, अब ये एक तरह जीवित आदमी को भेजा गया था। हालांकि यूरी गागारिन सेफली पृथ्वी पर लैंड कर गए थे। फिर रशिया ने ही सबसे पहले फर्स्ट वुमेन को स्पेस में भेजा था, वैलेंटीना ट्रेस्कोवा को, और फर्स्ट मून वॉक भी रशिया के द्वारा ही की गई थी। ये कुछ उपलब्धियां थी जिसमें रशिया प्रथम स्थान पर आया था। ये एक तरह का स्पेस कंपटीशन था जिसमें दो देश भाग ले रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर ने तो अपना पहला कदम चल दिया था, तो अब अमेरिका को भी अपना पहला कदम चलना था, और अमेरिका ने अपना पहला कदम जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर 1 के नाम से चला, यानी कि अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेज दी। एक तरह से रशिया के 3 महीने बाद, क्योंकि रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। और इस रेस में आखिरी और विजयी कदम भी यूएसए ने चला। यूएसए ने अपना ये कदम 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर रखा था। जी हाँ, इसी दिन इसको अपोलो 11 मिशन के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन मनुष्य जाति से कोई इंसान यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस बात का तो मेरे को भी नहीं पता कि चंद्रमा की जो सतह है उसको धरती बोलेंगे, तो सतह कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। सतह पर अपना पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, और इसके बाद रेस एक तरह से समाप्त हो गई। इसके बाद जो रोसकोसमोस थी और नासा थी, दोनों ने हाथ मिला लिया और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर की। भाई हमने ये सीखा। इससे एक तरह से मानव जाति को ही फायदा हुआ, और हमने भविष्य में और भी कई अच्छे जो मिशन है वे लॉन्च किए, जैसे कि हमने अपना खुद का स्पेस क्राफ्ट बनाया, और आज के समय में लगभग औसतन देखा जाए तो हर समय स्पेस में कोई ना कोई इंसान रहता ही है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग तो इसरो के इतिहास को जानने आए थे, ये नासा और रोसकोसमोस के बारे में हमें क्यों बता रहा है? रुकिए, आप लोग जरा सब्र रखा कीजिए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री को ही अच्छे से समझकर आप इसरो के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण रोल आता है हमारे विक्रम साराभाई जी का। जब स्पेस की ओर चल रही थी, जब यूएसएसआर ने अपना पहला रॉकेट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा था, तभी ये साराभाई जी का इंटरेस्ट और भी स्पेस को एक्सप्लोर करने में बढ़ गया था। तभी से उन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस समय थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मनाना शुरू कर दिया था। उनके दिमाग में भी स्पेस को लेकर धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दिया था साराभाई जी ने। और यहाँ पर नेहरू जी की सोच भी दूरगामी रही थी। जिस समय भारत गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पाया था, जहाँ हिंदुस्तान के लोग गरीबी, भूखमरी, दंगों की आग में जल रहे थे, जहाँ 2 टाइम की रोटी के लाले पड़े हुए थे, वहाँ भारत ने एक साहस भरा कदम 1962 में उठाया था और स्पेस के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम रखा था इंस्कोस्पार। अब ये कदम है वो साहसी क्यों था? आप लोगों के मन में उठा होगा ये सवाल कि भाई ऐसा क्या कर दिया था, एक कमेटी तो बनी है। ये कदम साहसी इसलिए था क्योंकि सरकार को कहाँ पर, हमारे 1962 के टाइम में हम इतने अमीर थोड़ी थे, हमारे जीवन जीने मतलब 1-2 टाइम की रोटी के लाले लगे हुए थे, और अब हमने कमेटी बनाई है तो सरकार को उसको चलाने के लिए कुछ बजट भी तो इशू करना होगा ना। अब जो समस्या आई थी वो थी, अब इसके लिए एक ऑफिस की तलाश करनी थी, क्योंकि कमेटी के चेयरमैन थे वे विक्रम साराभाई जी थे, और तो इसका जो काम था उन्हें ही सौंपा गया। आपको बता दूं कि उस टाइम पे जो इनकोस्पर थी कमेटी थी, वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती थी, जो न्यूक्लियर वाली जो डिपार्टमेंट था, और उसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो एक तरह से जो इस कमेटी के लिए बजट देना था वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के अंडर ही था। अब ऑफिस में थे ना हम कि इसके लिए ऑफिस की तलाश हो रही थी, तो साराभाई जी ने पूरे इंडिया में भ्रमण किया, और सबसे जो परफेक्ट उन्हें जगह लगी थी वो थी केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर एक गांव है थुम्मा गांव, जो कि मछुआरों का गांव है। और आपको बता दें इस गांव में एक चर्च थी जिसके पुजारी या बिशप या पादरी कहते हैं, बिशप या पादरी। तो उसके पास जो हमारे विक्रम साराभाई जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि हमें इस चर्च को अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए चाहिए, और उस समय जो चर्च के मालिक थे उन्होंने खुशी ये चर्च नहीं है जो इसके हमारे साइंस से रिलेटेड काम के लिए दान दे दी थी। और इस टाइम कहा जाता है कि जो कोई बहसों को रखने का जो स्थान होता ना, वहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अपनी रिसर्च रूम बनाया था। और बेंगलुरु के अंदर ही कहीं पे कोई टॉयलेट था, ये
ये आर्टिकल भी बता रहा, आप देख रहे होगे कि जो टॉयलेट था उसको नहीं सिग्नल रूम के रूप में एक तरह से साइंटिस्ट ने ऑपरेट किया था, उसको एक तरह से मॉडिफाई करके इस तरह से यूज किया। इंडिया के लिए स्पेस की जर्नी बहुत जल्दी ही शुरू हो गई थी। जहां इंस्कोस्पर कमेटी की शुरुआत 1962 में हुई थी, वहीं हमें अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का मौका 21 नवंबर 1963 को साउंडिंग रॉकेट के रूप में मिला, जो कि डिलीवर किया था, नासा ने हमें सप्लाई किया था और जिसका नाम था अमेरिकन नाइकी अपाचे रॉकेट का नाम था। और इससे बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई रॉकेट कैसे स्पेस में जाता है और वहां पर हमें क्या रिसर्च करनी है। इसके बाद भारत ने खुद का रॉकेट बनाया, रोहिणी 75, जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था, जिसे 20 नवंबर 1967 को स्पेस में रिलीज किया गया। अब हम इस समय तक बहुत ज्यादा गरीब थे और हमारे इंस्कोस्पर की गरीबी का कारण ही हमें ये फुटेज देखने को मिली थी। हम आपको दिख रहे होंगे कई बार साइकिल से रॉकेट ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर लाद कर सैटेलाइट लेके जा रहे हैं। एक तरह से हमारे जो खून में ही है गरीबी में कैसे काम करना है, और यही आगे जाकर एक बेनिफिट पॉइंट बनेगा इसरो के लिए कि कैसे सस्ते में बहुत अच्छा और किफायती काम करना है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे। जी हाँ, वो दिन होता है 15 अगस्त 1969 को, जिस दिन इंस्कोस्पर को खत्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई इसरो के नाम से, और इसका भी चेयरमैन विक्रम साराभाई जी को बनाया गया था। India is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. तो फाइनली हमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिल गई थी, नाम भी मिल गया था और लोगो भी मिल गया था। और इसरो जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर पहले आता था, और इसी समस्या को सोल्व करने के, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर पैसा आएगा, फिर एटॉमिक एनर्जी अपने अपने अलग विभाग के लोगों को पैसा देगी, इसीलिए जून 1972 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, जिसमें सितंबर 1972 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो को शामिल किया गया। अब हमारे पास इसरो को खुद का एक डिपार्टमेंट मिल गया था, जिसके पास सीधा पैसा आएगा और सीधा इसरो के अंदर यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो इसरो है वो धीरे धीरे अमीर हो जाएगा, क्योंकि अब उसका खुद का डिपार्टमेंट हो गया और भारत सरकार से वो लिख के दे सकता हमें डायरेक्ट इतना पैसा चाहिए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से उसको सीधा पैसा मिल जाएगा। अब भारत ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को स्पेस में भेज दिया, और आर्यभट्ट को उसने स्पेस में भेजा था, एक तरह से रशिया को उसने अपने आर्यभट्ट को दे दिया था, और आर्यभट्ट ने अपने जो लॉन्चिंग पैड है उसके द्वारा उसको स्पेस में भेज दिया था। इससे यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हम अपने पास सैटेलाइट तो बना पा रहे थे, लेकिन जो लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट चाहिए ना, वो हम नहीं बना रहे थे। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि सैटेलाइट बनाना आसान है और रॉकेट बहुत ही वाकई में ही रॉकेट साइंस है। और इस रॉकेट साइंस को भी 1980 के दशक में इसरो ने एक तरह से सोल्व कर दिया। उसने 1980 के दशक से अपने लॉन्चिंग व्हीकल खुद बनाने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले SLV बनाया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर धीरे धीरे उसने ASLV बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आज के समय में आप देख रहे हो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर उसने अब GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। अब GSLV में भी कई पार्ट हो गया, जैसे मार्क 3, 2, 1, 4। अब जो इसरो है SSLV पर काम कर रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब SSLV पर काम करने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि जो PSLV है और GSLV है, इनको बनाने का जो पैसा भी है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है। जैसे PSLV को बनाने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए, और GSLV को बनाने के लिए 4 महीने चाहिए, और PSLV को बनाने के लिए कुल 300 करोड़ का खर्चा आता है, और GSLV को बनाने में 400 करोड़ का खर्चा आता है। और ये भाई एक रॉकेट ही है, क्या पता ये फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एफिशिएंसी का तो फर्क रहता है, और इनको बहुत ज्यादा पेलोड बनाना लेके जाना पड़ता है। और इसी स्टेज से ये पेलोड के हैं, जैसे SLV सबसे कम पेलोड उठाएगा, फिर ASLV, मतलब उससे ज्यादा ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV। और अब जो SSLV बनाया वो होता है जो छोटे, जो एक साथ बहुत ज्यादा और स्मॉल जो टाइनी सैटेलाइट है उनको स्पेस में भेजने के लिए SSLV जो इसरो है वो उसका इन्वेंशन कर रहा। अभी इसरो ने हाल ही में SSLV से रिलेटेड अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसको समय के साथ सुधार लिया जाएगा। अब देखिए, वीडियो का पर्पस तो इतना ही था कि हमें ये बताना था कि इसरो की शुरुआत कैसे हुई और आज उसने अचीव कैसे किया। तो अब इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी अचीवमेंट इसरो ने हासिल किए ना, उन पे एक स्पेशल वीडियो बन सकती है। जैसे
इसरो ने 1983 में अपना जो इनसैट मिशन था वो लॉन्च किया, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें इसने हालांकि थोड़ी बहुत नासा की भी हेल्प ली थी। इसमें एक तरह से इसने जो पृथ्वी के चारों तरफ अपनी सैटेलाइट का जाल बिछा दिया था, जिसके कारण टेली ब्रॉडकास्टिंग मतलब टेलीविजन एक तरह से सुगम रूप से चल पा रहा था, और इंडिया जो है वेदर की फोरकास्ट भी करने लग गया था। और इंडिया ने खुद का भी एक तरह से जीपीएस सिस्टम भी इसी की बदौलत आगे जाके विकसित करेगा। जीपीएस से रिलेटेड आपको सिर्फ इतना बता देते हैं कि इंडिया जब पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, तो उस समय अमेरिका ने अपना जीपीएस देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय जीपीएस सिस्टम अमेरिका का हुआ करता था। फिर इसी कारण इसी चीज को देखते हुए भारत ने खुद का अपना जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया। अगर इसके बारे में आपको होगा तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिर अप्रैल 1984 में एक हिस्टोरिकल डे आता है हमारे लिए। राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा जाता है, जहां पर वे 8 दिन रहते हैं। हालांकि वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, जो कि उनको भेजा था रशिया ने, वो सोयूज 11 जो उनका मिशन था उसके द्वारा। फिर आपको पता है 2008 में हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, फिर चंद्रयान 2 में फेलियर हो गई थी, चंद्रयान 3 की भी आप उपलब्धियां जानते हैं। 2013 में हमने मार्स पर भी मिशन भेजा था, यानी कि जो मार्स के ऑर्बिटल में अपना सैटेलाइट भेजा था, और ये एक तरह से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धि थी। और ये जो हमने अटेम्प्ट था ना, वो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया था, यानी पहले ही प्रयास में हमने ये सक्सेसफुल हासिल की थी। और हम टॉप के 4 कंट्री में आगे थे जो ऐसा कर रहे थे, उसमें यूएसए, चाइना और रशिया, ये 3 कंट्री थी और चौथी हम बने थे। 3, 2, 1, 0, +1, go. Stop normal. फिर हमने और भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि हमने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट को जो पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट किया था। और क्या आप लोग ये बात जानते हो कि हमने ये तकनीक भी हासिल कर लिया। अगर कोई जैसे अमेरिका की सैटेलाइट है, किसी देश की भी सैटेलाइट हमारे जो स्पेस से अगर हम पे नजर रख रही है, तो हम अपने जो इंडिया से, जो अपने भारत से है, एक मिसाइल भेजकर उसको भी नीचे ध्वस्त कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी हमने हासिल कर ली है, यानी कि अब हम पर कोई स्पाई नहीं रख सकता आसमान से। फिर हमारे नेक्स्ट भी कई मिशन है, जैसे कि हमारा गगनयान मिशन है, शुक्रयान मिशन है। और गगनयान मिशन के लिए तो मैंने स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाकर जरूर देखिएगा। और हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है, उसमें हम मंगलयान 2 की भी प्लान कर रहे हैं। और मंगलयान 2 से याद आया कि इसरो के बारे में मैं आपको 2 खूबियां बताने वाला था। एक तो ये था कि हम कम पैसों में सबसे अच्छा काम करते हैं, और एक जो हमारी है एफिशिएंसी, यानी कि हम जो काम है उसको स्टिक करते हैं, यानी कि वो एक्यूरेट पिन पॉइंट होता है। अब रही सस्ते में अच्छा काम करने की, तो हमारा मार्स मिशन ही ले लो, जहां हमने उस मिशन को $74 मिलियन में पूरा किया था। वहीं एक हॉलीवुड की मूवी मार्शियन को बनाने में $108 मिलियन लग गए थे। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ गई होगी। वैसे वीडियो काफी लंबी होगी, इतनी वीडियो लंबी बनाने की सोची नहीं थी। तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, बाय।